हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज करेंगे जो हमारी 9th साइंस है उसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, हरियाणा बोर्ड की साइंस की बुक है, उसमें अभ्यास के प्रश्न, एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो करेंगे। जैसे कि हमने पूरा लेसन जो एनसीईआरटी की बुक है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपके लिए, ताकि कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो इसी कड़ी में आज हम शुरू कर रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हमने पहले की वीडियो में किए थे और अब करते हैं अभ्यास के प्रश्न, जिसको हम एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर भी बोलते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास। प्रश्न नंबर 1 क्या कहते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें देने होंगे बारी बारी। और हमने देखिए पृथक्करण की विधियाँ की हैं, और पृथक्करण की विधियों में हमने ये भी सीखा है कि किस पदार्थ को किस तरह से अलग किया जाता है। तो सबसे पहला है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। पहला, निम्नलिखित को पृथक यानी कि अलग करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। तो ए पे क्या है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने में, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है, ये फार्मूला हमारे पास ये होता है। सोडियम क्लोराइड को हमें पानी में घोल दिया और उसको अलग करना है। देखिए वैसे हम इसको नहीं अलग कर सकते, लेकिन हमारे पास एक विधि है, वाष्पीकरण विधि है। वाष्पीकरण विधि क्या होती है, अभी जो द्रव होता है उसको गर्म करके उड़ा देते हैं। जैसे बेसिकली पानी को गर्म करेंगे तो उड़ जाएगा, और जो सोडियम क्लोराइड उसमें घुला हुआ है वो बच जाएगा नीचे तलहटी में। समुद्र से नमक भी हम इसी विधि से प्राप्त करते हैं, वाष्पीकरण विधि से। तो वाष्पीकरण विधि लगाकर हम सोडियम क्लोराइड को घुले हुए जल से या पानी में मिले हुए नमक को अलग कर सकते हैं। उसको गर्म करते जाइए, पानी उड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। तो ये है पहली विधि हमारे पास। तो आंसर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये देखिए आंसर। सोडियम क्लोराइड जिसका सामान्य नाम साधारण नमक है तथा एक ठोस है, सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर एक ठोस तरल विलयन बनता है। जब इसे सोडियम क्लोराइड के जल के विलयन को गर्म किया जाता है तो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है तथा सोडियम क्लोराइड बच जाता है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब प्रश्न नंबर बी की बात करते हैं। हमारा बी क्या है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से किस तरह से अलग करेंगे। देखिए हमने एक उदरपातन विधि पढ़ी होगी आपने, क्या पढ़ी है, उदरपातन विधि। उदरपातन विधि क्या होती है, जब हम किसी भी एक ऐसे पदार्थ को गर्म करें जो सीधा ही ठोस से गैस बन जाता है, तो उसमें हम उदरपातन विधि का यूज करते हैं। अब अमोनियम जो क्लोराइड है वो उदरपादित होने वाला एक पदार्थ है, यानी कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो सीधा गर्म करने पर गैस बन जाता है, उड़ जाता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, सोडियम क्लोराइड। तो कौन सी विधि हो जाएगी, उदरपातित। कौन सी विधि आई, उदरपातन विधि के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड गर्म करने से हवा में उड़ जाता है। तो बी का आंसर आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अमोनियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड को किस तरह से अलग करेंगे, उदरपातन, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। कुछ ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में बदल जाते हैं। जैसे कपूर होता है ना, अपने कपूर कभी जला के देखना, वो ठोस होता है, लेकिन जैसे हम उसको जलाएंगे सीधा गैस में बनेगा, लिक्विड नहीं बनता, उसका तरल पदार्थ नहीं बनता। और ठंडा किए जाने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा ही ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को उदरपातन बोलते हैं, और ऐसे ठोस पदार्थों को उदरपात बोला जाता है जो सीधा ही उड़ जाते हैं। ठीक है ना। अब करते हैं सी पॉइंट, ध्यान से देखते जाइए आप। सी पॉइंट हमारा, धातु
के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से अलग करना है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। देखिए जो धातु के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यदि मान लो तो कार के इंजन ऑयल में अलग करना हो, तो सिंपल सा पॉइंट है, जैसे हम चाय छानते हैं ना छन्नी के साथ, उस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड है वो तो छलनी में से नीचे चला जाता है और जो सॉलिड पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो सी का हमारा आंसर क्या हुआ, छानने की विधि होगी। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए सी का आंसर, ये सी का आंसर है। छानन विधि जिसको बोलते हैं, निस्यंदन विधि बोलते हैं, फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। धातु के छोटे छोटे टुकड़े कार के इंजन में नहीं घुलते, अतः उन्हें छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अब बात करते हैं डी, क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या है, देखिए पढ़ लेते हैं। दही से मक्खन निकालने के लिए, देखिए दही से मक्खन हम निकालते हैं, उस विधि का नाम है अपकेंद्रण विधि। क्या नाम है, अपकेंद्रण विधि। और अपकेंद्रण विधि का हम किस तरह से यूज करेंगे, तो पढ़ लीजिए ध्यान से। ये देखिए अपकेंद्रण विधि क्या है, मक्खन जो कि वसा है तथा ठोस है, दही में कोलाइड के रूप में प्रक्षिप्त प्रावस्था में रहता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि छानन विधि द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एक अपकेंद्रण विधि है उसके द्वारा हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। अपकेंद्रण विधि क्या है, किसी भी पदार्थ को मथा जाएगा, जैसे मान लो दही है, दही को जो दही बनाने वाली मशीन होती है उसके साथ मथा जाता है, तो उसमें क्या होगा, जो हल्के पदार्थ हैं वो बाहर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और भारी पदार्थ नीचे, इनके जो लस्सी है वो नीचे बैठ जाती हैं, और घी है जिसको हम मक्खन बोलते हैं वो ऊपर आ जाता है। इस तरह से इस विधि का प्रयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं हम ई के पास चलते हैं। ई क्या है, जल से तेल निकालने के लिए। देखिए जल से तेल निकालने के लिए हमारे पास एक पृथ्वीकरण कीप होती है, अलग करने की कीप, तेल और जल को निकालना है। पृथ्वीकरण कीप का यूज करते हैं क्योंकि जल और तेल दोनों अघूर्णनशील द्रव है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे तेल में हमने पानी मिल गया तो उसको थोड़ी देर रख दो, तो देखिए तेल हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है, तो ऊपर तैरेगा। तो जो ऊपर तैर रहा है उसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, निथार लेंगे उसको ऊपर से, और जो पानी है वो नीचे रह जाता है, तो फिर उसको हम पृथ्वीकरण कीप के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। तो ई का आंसर देखिए क्या है हमारे पास, ये आ गई निस्तारण या निथारना विधि बोलते हैं, जिसको डिकेंटेशन भी बोलते हैं। इनके पृथ्वीकरण विधि, तेल का घनत्व जल से कम होता है इसलिए वो ऊपर तैरता है, जिसके कारण तेल जल से हल्का होता है, और हल्का होने के कारण जल तथा तेल के मिश्रण में जल के ऊपर वो तैरता है, ठीक है ना। तथा जल निचले परत पर रहता है, क्योंकि जल और तेल की परतें अलग अलग होती हैं, हमें पता है, ठीक है ना। अतः जो ऊपर वाला हिस्सा है सीधा बर्तन दूसरे बर्तन में लेंगे और दूसरे बर्तन में उसको निकाल लेंगे। जल का मिश्रण रखा गया और निस्तारण प्रक्रिया के द्वारा तेल के ऊपरी परत को दूसरे बर्तन में निकालकर मिश्रण को पृथक किया जाता है, या पृथक्करण कीप की सहायता से जल के निचले परत को निस्तारित कर निस्तारण से उसको हम अलग कर सकते हैं। अब करते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन क्या है, एफ आएगा, ये एफ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चाय की पत्तियों को पृथक करने में, सीधी सी पॉइंट है, ये आप यहीं से नोट कर लीजिए। चाय से जब हम पत्तियां निकालते हैं तो हमारे पास चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए आपने घर में चाय यूज़ करते होंगे ना, तो छानने के लिए चाय छलनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चाय छलनी का। और वो विधि कौन सी है, छानना विधि। सिंपल है, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने के लिए छानना विधि का प्रयोग किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि एक ठोस होता है और एक द्रव होता है, और ठोस जो है छलनी के ऊपर आ जाता है, इनकी चाय ऊपर आ जाती है, और दूसरा आसानी से छाना जा सकता है। जी में देखिए, बालू से लोहे की पिनों को अलग करने के लिए, अभी सिंपल सा पॉइंट है भाई, रेत है हमारे पास, बालू बने रेत होता है, उसमें लोहे की पिन निकालनी है तो हाथ से निकाल दो, सिंपल सा पॉइंट है ना। तो हाथों से
भी आराम से निकाला जा सकता है। या एक सबसे अच्छी विधि है हमारे पास चुंबकीय पृथक्करण विधि, क्योंकि लोहे की पिन चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं और सारी की सारी पिन जो है लोहे के ऊपर चिपक जाएंगी और रेत रेत हमारा नीचे बच जाएगा। तो इस तरह से हम रेत से लोहे की पिनों को अलग कर सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम ध्यान से। हमारे पास F क्वेश्चन था ये। पहले हम चाय की पत्तियों को पृथक करने में वही निस्यंदन, छानन या फिल्ट्रेशन विधि का यूज करते हैं। चाय की पत्तियां चाय में घुलनशील नहीं होती। चाय की पत्तियां या तो चाय में तैरती हैं या नीचे बैठ जाती हैं। क्योंकि चाय की पत्तियां घुलती नहीं, अतः उसे फिल्ट्रेशन द्वारा, छलनी के द्वारा अलग किया जा सकता है। और बालू से रेत में से पिन निकालनी हो तो या तो वही हाथों से चुन लो, और यदि हाथों से नहीं चुना जाता तो एक चुंबक ले लीजिए, और चुंबक जब हम लोहे की पिन होंगी जो हमारी, वो चुंबक से ही चिपक जाती हैं और आसानी से उसको अलग कर सकते हैं। परंतु यदि पिनों की संख्या ज़्यादा हो तो हाथ से चुनकर अलग करना असंभव हो, तो इस विधि में चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो होती क्या है, लोहा चुंबकीय धातु होती है, अतः लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, अतः बालू से लोहे के पिनों को चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि में एक शक्तिशाली चुंबक को मिश्रण में घुमाया जाता है। इनके बालू का जो रेत है जिसमें पिन मिली उसमें से घुमा देंगे, और इससे जो चुंबकीय पदार्थ होंगे जितने भी, वो सारे के सारे चुंबक के साथ चिपक जाते हैं और बाद में चुंबक से खींचकर अलग कर लेते हैं। तो ये कहलाती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। कूड़े से चुनने वाली छड़ी देखी होगी आपने, आसपास बाज़ार में देखा होगा ना, तो लेडीज होती हैं या जेंट्स होते हैं, वो हाथों में एक चुंबक की छड़ रखते हैं और ऐसे फिरते रहते हैं, तो जो लोहे के पदार्थ होते हैं वो उसकी छड़ पे चिपकते रहते हैं और उनको फुटपाथ पर, सड़कों पर घसीटते हुए घूमते देखा होगा ना। तो इसी सड़कों तथा फुटपाथ पर कूड़े कचरे में जो लोहे के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, तो वो जो है उसकी डंडी के साथ चिपक जाते हैं, जिससे कूड़ा चुनने वाला अलग झोली में भरता रहता है और बाद में उसे कबाड़ी के हाथों बेच देता है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक पृथक्करण या चुंबकीय पृथक्करण। बड़े मलबे के ढेर से बड़े बड़े चुंबक को क्रेन में लगाकर चुंबकीय पदार्थ लोहे के टुकड़ों को अलग किया जाता है। अयस्क होता है जो लोहे का निष्कर्षण होता है, जिसमें हम लोहा निकालते हैं, मैग्नेटिक विधि का इसमें हम प्रयोग करते हैं। अब करते हैं एच में क्या है, भूसे से गेहूं के दानों को कैसे अलग करोगे। भूसे को गेहूं के दानों से अलग करने के लिए, देखिए आपने घरों में देखा होगा या आपने किसान देखे होंगे, तो भूसे से यदि गेहूं के दानों को निकालना है, एक तो हमारे पास थ्रेशर होते हैं, कंबाइन होती हैं, मशीनें होती हैं, उनसे भी हम कर सकते हैं। दूसरा हमारी जो फटकन विधि है, विनोइंग विधि है, उस विधि का प्रयोग करके भी हम इसमें से आसानी से जो है निकाल सकते हैं। और फटकन विधि क्या है, जैसे हम आपको घर में देखते होंगे, हमारी माता बहन होती हैं जो, वो छाछ के साथ फटकन करती हैं, छाछ में डालती हैं गेहूँ को, और जैसे ही उसको फटकना शुरू करेंगी वो, तो जो भूसा है वो अलग निकल जाता है। या हम पंखे के नीचे गेहूं को बरसा भी सकते हैं, उससे भी निकल जा सकता है। तो किसी भी तरह से इसका यूज किया जा सकता है। तो ये था हमारे पास एच क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एच के बाद आई जे के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए, ये आ गया हमारे पास। अभी हमने किया था एच क्वेश्चन, और आई और जे दोनों साथ साथ पढ़ लीजिए, दोनों साथ साथ करेंगे। पानी में तैरते मिट्टी के महीन कणों को पानी से अलग करना है। देखिए, पानी में तैरते मिट्टी के महीन कणों को पानी से अलग करना है। एक हमारे पास एक भारण विधि हो जाती है। क्या होती है, भारण। भारण का मतलब उसको भारी कर दो। क्या कर दो, भारी। और जो कोई पदार्थ भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। गंदा पानी होता है, देखिए यदि आपके पास कोई सरोवर हो, तालाब हो, जैसे यहाँ हमारे यहाँ ब्रह्म सरोवर है, उसमें यदि मिट्टी वगैरह होती है, तैरती है पानी में, तो फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी क्या कर देती है, मिट्टी के कणों को भारी कर देती है, और जो मिट्टी के कण हैं सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर से फिर हम पानी को छान लेंगे। ये भी तो विधि होगी, पानी में तैरते मिट्टी के मेन कण को पानी से अलग करने के लिए, छोटे कणों को। और पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को अलग करना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हमने एक क्रोमेटोग्राफी विधि यूज़ की है। तो पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को यदि निकालना है तो क्रोमेटोग्राफी विधि का यूज किया जा सकता है, जो कि हमने
आपने जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें क्रोमेटोग्राफी विधि का पूरी डिटेल से वर्णन किया है। तो ये था हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर पहले के, जिसको हमने डिस्कस किया आपके साथ। यदि आप इसका सभी का आंसर देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो ये चाय वाला क्वेश्चन हो गया, ये बालू वाला क्वेश्चन हो गया, और इसके बाद था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन फटकन विधि और भारण यानी कि लोडिंग विधि बोलते हैं, फिटकरी का यूज करके कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी लास्ट में हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय बनानी है। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है। मान लो आपको क्या बनानी है, चाय बनानी है। तो चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का उपयोग करेंगे? विलयन, ये देखिए विलयन, विलायक, विले, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले यानी कि फिल्ट्रेट, अवशेष शब्दों का प्रयोग करें, यानी कि इसका यूज करना है। पहले तो आप देखिए विले क्या होता है और विलायक क्या होता है, विलीन क्या होता है, घुलना क्या होता है, घुलनशील क्या है, घुलनशील क्या है, घुले क्या है, ये चीज़ें देख लीजिए। विलयन तो आपको पता होता है घोल होता है। जैसे बात हम चाय की करें ना, तो पानी में चीनी मिलाएंगे तो विलयन बन गया, पत्ती मिलाएंगे विलयन बन गया, तो ये सारा घोल हो गया। और विलायक जो घुल रहा है, जो घुल रहा है, ये दोबारा सुन लीजिए, विलायक, विलायक हो गया घोलने वाला, जैसे पानी है हमारे पास, विलायक क्या हो गया, पानी जो घोलता है। और विले जो घुलेगा, चीनी घुलेगी, चीनी घुलेगी ना, तो वो क्या हो गया, विले हो गया। घुलना वही चीनी पानी में घुलती है। घुलनशील जो घुल सकता है, तो घुलनशील क्या है, पानी में चीनी घुलनशील होने के कारण घुल जाती है तथा उबलने के बाद दूध में भी घुलनशील पदार्थ है। अघुलनशील, पानी व चीनी के मिश्रण में चाय पत्ती की पत्तियां घुलनशील या नहीं घुलेंगी वो। घुले, घुले क्या है, चाय की पत्तियों के उबालने के बाद चाय को छानने योग्य छलनी के प्रयोग करके हम उसको घुले फिल्ट्रेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा घुले। तो इस तरह हमने शब्दों का यूज़ करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सर्वप्रथम आप एक पात्र कप में विलायक लेंगे, विलायक के रूप में ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पानी एक बहुत अच्छा विलायक है। इसमें चीनी डालिए जो कि एक विलेय पदार्थ है। पानी में चीनी डालेंगे तो चीनी क्या है, विलेय है। इनके पानी में चीनी को विलेय के रूप में डालिए, आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा। हमें मिल गया क्या, विलयन, इनके पानी और चीनी का मिश्रण। क्योंकि चीनी क्या है, घुलनशील है। बस ये पॉइंट हमें लिखने हैं। अब इसे 1 कप या आधा कप की चाय की पत्ती डालिए जो कि अघुलनशील है, पत्ती जो है नहीं घुलेगी उसके अंदर। 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट हमें उबालना है, चाय बना रहे हैं भाई। अब छन्नी स्टेनर से इसे छानिए। अब जब छानना विधि क्या होगी, फिल्ट्रेशन, और उसको क्या बोलते हैं, घुले। चाय की पत्तियाँ छन्नी के ऊपर आ जाती हैं। क्लियर है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों से कुछ उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है। ये देख लीजिए, ये विलेय पदार्थ हैं। विलेय का मतलब जो घुल जाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो तापमान दिया गया, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है हमारे पास, इसको तापमान दिया गया, ठीक है ना, कितना 21, यहाँ पे 32, फिर 62, फिर 106, फिर ये 167, अलग अलग तापमान दिया गया। केल्विन में ये तापमान है हमारे पास, ठीक है ना। और ऊपर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है। हमें निकालना है क्या है, नंबर 1 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लीजिए। कोई प्रज्ञा लड़की है, उसने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को अलग अलग तापमान पर जाता, मतलब जैसे पानी में हम चीनी घोलते हैं ना, तो यदि हम ठंडे पानी में घोलेंगे तो चीनी जो है बहुत देर में घुलेगी। थोड़ा नॉर्मल पानी लेंगे तो चीनी और जल्दी घुलेगी, लेकिन उबालेंगे तो बहुत जल्दी घुल जाएगी। तो इस तरह से उसने अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीज़ें आंकी और ये आंकड़ा उसने प्राप्त किया 100 ग्राम जल में।
तो 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो इसको हम सिंपली निकालेंगे। देखिए 100 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त करने के लिए कितनी ज़रूरत होगी। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, टेबल को ध्यान से देख लीजिए। टेबल से ही हमारा सारे का सारा क्वेश्चन निकलने वाला है, ठीक है। आंसर देखिए पहले का, क्योंकि 100 ग्राम जल में 373 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन का मतलब होता है जिसमें और अधिक न घोला जा सके। जैसे मान लो पानी में आप चीनी मिला रहे हैं, 1 चम्मच मिला दिया गिलास में तो घुल गई, फिर 2 चम्मच मिला दिए, फिर 3, एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें वो नहीं घुलेगी, वो संतृप्त विलयन होता है। तो इसकी मात्रा 62 ग्राम होती है, इसलिए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा क्या होगी, KNO3 को हम इस तरह से लिखेंगे, KNO3 नीचे होता है ये। तो कितनी होगी हमारे पास, मैथमेटिक्स का यूज करेंगे हम। देखिए तो सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 31 ग्राम आ जाएगा। कहने का मतलब हम इसको निकालेंगे कैसे, कितनी की ज़रूरत होती है, 32 ग्राम की ज़रूरत होती है, और चाहिए कितना हमारे पास, 50 ग्राम में निकालना है। जैसे मैथ के सवाल करते हैं ना, तो जैसे भी 100 रुपये के केले आते हैं 1 दर्जन, 1 रुपये का केला आएगा तो 100/12, वही सिस्टम लगाएंगे। यानी कि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक पोटेशियम नाइट्रेट कितना है, 62 ग्राम। और 1 ग्राम में यदि हमें निकालना है तो 62/100 हो जाएगा। और निकालना है कितने ग्राम में हमें, 50 ग्राम में, तो गुणा में कितना कर देंगे, 50 कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 5 पे काटेंगे 5 दूनी 10, 2 पे काटेंगे कितना आ गया, 31। तो कितना आंसर आएगा, 31 आ जाएगा, 31 ग्राम, ठीक है। बी में क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर बी देखिए। प्रज्ञा 373 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा करने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा हो तो क्या वह अवलोकित करेगी, स्पष्ट कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, प्रज्ञा जो है 373 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन प्राप्त करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर, यानी कि कमरे का तापमान कितना है हमारा, 293 केल्विन है, जो कि टेबल में हमारा दिया गया है। टेबल देखेंगे ना, 293 केल्विन पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो अति संतृप्त विलयन होगा, क्योंकि कमरे के तापमान पर उसमें संतृप्तता कितनी होगी, 54 में से 35 घटा दो, 54 में से 35 घटाएंगे तो 19 ग्राम ज़्यादा होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी। पहले इसका आंसर आप देख सकते हैं बी का, यहाँ से देखिए, ठीक है ना, ये बी का आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं सी पर। 293 केल्विन पर लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें और इस तापमान पर ठोस, मतलब कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील है। 293 देखिए हमारे पास अलग अलग टेबल दी गई है, ये 283 केल्विन पर है, ये 293 पर है, ये 313 पर है, ये 333, ये 353, और ये पोटेशियम की मात्रा ली गई है 21, 32, 62, जो भी ये मात्राएं दी गई 21, ठीक है ना। ये टेबल में हमारे पास ये दिया गया है, 100 ग्राम में जितना घोला गया है। तो सी में 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। देखिए 293 केल्विन पर 100 ग्राम जल में पोटेशियम जो नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता कम से 32 ग्राम, 36 ग्राम। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए। तो 293 केल्विन की जब हम बात कर रहे हैं, ये 293 केल्विन हो गया ना, तो 100 ग्राम तापमान पर जल में पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि पहले वाले की घुलनशीलता कितनी है हमारी, 32 ग्राम है, और सोडियम क्लोराइड की कितनी है, 36 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड की कितनी है, 35 ग्राम है, और अमोनियम क्लोराइड कितने, 37 ग्राम है। अतः इस तापमान पर अमोनियम क्लोराइड लवण की घुलनशीलता सबसे ज़्यादा है, टेबल के अनुसार यदि देखेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी हमारे पास। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए तापमान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो घुलनशीलता बढ़ती जाएगी, यानी कि तापमान बढ़ाने पर
लवण की घुलनशीलता बढ़ती जाती है। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनकी व्याख्या करनी है, बिल्कुल आसान है। देखिए, संतृप्त विलीन क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है, ये हमने वीडियो में अच्छे तरीके से डिटेल में वर्णन किया है, लेकिन अब थोड़ा सा हम बता देते हैं। संतृप्त विलीन, दिए गए निश्चित तापमान पर, मान लो हमारे पास पानी है, कोई सिंपल पानी है, यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि जैसे हम चीनी घोलते हैं पानी में, 100 ग्राम पानी लिया आपने, 1 चम्मच घोल दिया, घुल गई चीनी, फिर 1 चम्मच और डाल दिया, फिर घुल गई, फिर 1 चम्मच और आपने डाल दिया, अब वो उसमें नहीं घुलेगी, एक स्टेज ऐसा जाती है कि वो उसमें घुलना बंद कर देगी, तो उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्लियर पॉइंट। शुद्ध पदार्थ, एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसके कणों का आकार हमारे पास 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 1 नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर के बीच में होता है, 100 नैनोमीटर के बीच में उसका साइज होता है कणों का। ठीक है ना। और इन कणों को देखिए हम आँखों से नहीं देख सकते, नंगी आँखों से, और प्रकाश की किरणों को ये फैला देते हैं, जैसे दूध, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, जेली। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में ऐसे कैसे दिखाई देते हैं, और इसके कणों का साइज जो है 100 nm से ज़्यादा होता है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है इनके कणों का साइज। और 1 नैनोमीटर आप देख सकते हैं कितना होता है। ठीक है ना। तो इसके आंसर यदि आप कॉपी में लिखना चाहिए तो ये हो जाएगा हमारे पास संतृप्त विलयन का, और ये आ जाएगा हमारे पास शुद्ध पदार्थ का, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास कोलाइड का। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा निलंबन का हमारे पास। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पदार्थों में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में छांटिए। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें कोई पदार्थ सही मिल जाए, हमें दिखाई नहीं दे, जैसे पानी में नमक मिलाते हैं तो समांगी होगा, दिखेगा नहीं नमक मिला हुआ, और असमांगी जो अलग दिखता है ना, तो बिल्कुल आसान है छांटना। लकड़ी पानी में, जैसे पहले सोडा जल देखो, ठीक है, समांगी में सोडा जल आएगा ना, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, तो सोडा जल क्या हो गया हमारे पास, समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। बर्फ भी समांगी मिश्रण हो जाएगा। वायु, ठीक है ना, हम एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। बर्फ क्या हो गया, समांगी मिश्रण। सिरका भी एक समांगी मिश्रण है हमारे पास। ठीक है ना। और छनी हुई चाय भी समांगी मिश्रण है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देगा। विषमांगी मिश्रण में लकड़ी हमारी विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। मिट्टी भी विषमांगी मिश्रण है। ठीक है ना, ये आप नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 6, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध है या गलत है। सिंपल है, हम दिए गए रंगीन द्रव का क्वथनांक है। सबसे बढ़िया विधि है किसी पदार्थ को कि आपने शुद्धता ज्ञात करनी है ना, तो उसको उबाल के देख लो, उसका फिक्स टेम्परेचर। जैसे हमें पता है पानी जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है, उसमें हम एक थर्मामीटर रखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये एक बीकर है, ये कोई बीकर है हमारे पास, इसमें पानी को उबालेंगे, नीचे से जो है पानी को उबालेंगे और इसमें एक थर्मामीटर लगा देंगे। अगर ये 100 डिग्री पर उबलता है तो इसका मतलब पानी शुद्ध है। 100 से कम पे उबलता है या ज़्यादा पे उबलता है तो इसका मतलब पानी शुद्ध नहीं है। यानी कि यदि वायुमंडलीय दबाव दिया हुआ रंगीन द्रव 100 डिग्री पर उबलता है तो हम कह सकते हैं ये पानी शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक गलनांक जो हैं फिक्स होते हैं। ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।